हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स। तो बेटा जैसे कि हम लोग अपना सेकंड चैप्टर कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, उसमें मैंने आपको मीनिंग बता दी थी और मैंने आपको बता दिए थे टेलर के प्रिंसिपल्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फ्योल के प्रिंसिपल्स, जो कि 14 प्रिंसिपल्स हैं। आज ही हम लोग अपने 14 प्रिंसिपल्स को एकदम वाइंड अप करके ही उठेंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये वीडियो देखने के बाद आपको फ्योर के प्रिंसिपल्स एकदम बिल्कुल मुंह पे रट जाएंगे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है हमारा फ्योर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि हम लोग ने देखी लास्ट क्लास में, हम लोगों ने सारी शरीर जो उसकी टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स भी पढ़ लिए थे टेलर के, और हम लोगों ने अपने प्रिंसिपल्स भी टेलर के पढ़ लिए। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है हमारी फ्योल के प्रिंसिपल्स पे। तो फ्योल के प्रिंसिपल्स, फ्योल भैया ने जो भी बातें कही है बहुत एकदम बढ़िया और सटीक बातें कही। कोई भी उन्होंने बेवजह एक भी बात नहीं कही। आपको खुद को लगेगा कि यार फ्योल भैया कितने बढ़िया आदमी थे, उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें वो कह के गए हैं, जो हम लोग अपनी पढ़ाई पे भी अगर हम लागू करेंगे ना, तो भाई एकदम बिल्कुल हमारे 95% लाने से कम कोई रोक नहीं सकता हम लोगों को, अगर हमने ये फ्योल के प्रिंसिपल्स अपनी पढ़ाई पे भी लागू कर दिए। एप्लीकेबिलिटी की मेन बात है, वो तो बात बोल के चले गए, लेकिन मेन बात आती है एप्लीकेबिलिटी की। अगर आपने एप्लीकेबल कर लिया अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे मैनेजमेंट करते टाइम, तो कोई भी आपको सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता। ये प्योर भैया कह के गए और ये मैं भी कहता हूँ आज। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं क्या बात है। प्योर भैया की बातें पढ़ते हैं। प्योर हेनरी प्योर इनका नाम था, was a French management theorist whose theories concerning scientific organization of labor were widely influential in the beginning of the 20th century. He graduated from the Mining Academy of St. Etienne in 1860 in mining engineering. ये कभी कभी आ जाता है एमसीक्यू में कि फ्योर भैया ने ग्रेजुएशन कहाँ से करी थी और किसमें करी थी। The 19-year-old engineer started a mining company campaign de committee for champion de Quivzere, ultimately acting as its managing director from 1888 to 1980। ये हो गई उसके बारे में बात, इसका वैसे से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद करना है कि वो इंजीनियरिंग करते थे माइनिंग में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं उनके 14 प्रिंसिपल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं भाई, बहुत। अगर मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो एक क्वेश्चन तो इसका 4 या 6 मार्क्स में आना मैंडेटरी है ही है। क्लियर हो गई बात। तो आइए सबसे पहले हम लोग करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क में। डिवीजन ऑफ वर्क आपको प्रिंसिपल से ही समझ में आ रहा है। डिवीजन का मतलब होता है लोग डिवाइड करना। अब इसको किस किस चीज को डिवाइड करना है, तो बेटा काम को डिवाइड करना है, वर्क को डिवाइड करना है। अब एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने अगर एक घर बनवाना है, तो क्या घर बनवाने का जिम्मा मैं एक बंदे को दूंगा या सबको अलग अलग दूंगा? प्लम्बर अलग आएगा, इलेक्ट्रीशियन अलग आएगा, टाइल लगाने वाला अलग आएगा, और प्लम्बर सैनिटरी अलग लगाएगा, और एक कॉन्ट्रैक्टर होगा जो स्ट्रक्चर खड़ा करेगा, एक इंजीनियर होगा, आर्किटेक्ट होगा, जो हमको एकदम वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर खड़ा करके देगा। तो क्या मैंने अपना पूरे घर को क्या एक ही बंदे को दे दिया, कि सबको मैंने उसकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया? या घर तो कोई एक बंदा भी बना सकता है, आप सोचोगे तो भाई मैं भी कह रहा हूँ एक बंदा बना लेगा क्या, लेकिन एक बंदा क्या हर एक चीज में क्या वो परफेक्शन आपको दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। प्लम्बर का काम स्पेशलिटी से प्लम्बर ही करेगा, इलेक्ट्रीशियन का काम इलेक्ट्रीशियन ही करेगा। अगर आप काम को डिवाइड करेंगे, तो काम आपका जल्दी भी होगा और प्लस स्पेशलिटी के साथ होगा, इफेक्टिवली भी होगा और एफिशिएंटली भी होगा। आपको मैं पिछली क्लासेस में बता के आया हूं इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है। आपको मैं फिर रिवाइज करवाता हूँ। इफेक्टिवली का मतलब होता है टास्क को कंप्लीट करना, और एफिशिएंटली का मतलब होता है टास्क को कंप्लीट तो करना ही करना है, विद मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस के साथ करना है। कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होनी चाहिए आपकी। क्लियर हो रही है बात? तो आइए क्या लिखा है, प्योर भैया ने क्या बताया है। प्योर भैया कह रहे हैं वर्क को डिवाइड करिए स्मॉल टास्क में और जॉब्स में। अगर आपको मैं बताता हूं, अगर इतना बड़ा काम है आपका, तो क्या इसको हम ऐसे टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
क्या मैंने इस 10 टुकड़ों में बांट दिया, 10 लोगों में डिवाइड कर दिया, क्या ये काम जल्दी नहीं होगा? क्या ये स्पेशलिटी के साथ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आगे देखते हैं क्या बोला उन्होंने। A trained specialist who is competent is required to perform each job. ये पहला काम अगर प्लम्बर का है तो प्लम्बर एकदम बिल्कुल स्पेशलिटी के साथ करेगा। Thus division of work leads to specialization. According to Fiore, the intent of division of work is to produce more and better work. काम को बांटने का रीजन क्या है? Produce more and better work for the same effort. Specialization is the most efficient way to use human effort. भाई स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो आपका काम बढ़िया होगा। अगर अभी मेरे से कह दिया जाए आप अप्लाइड मैथ्स पढ़ा दीजिए तो क्या मैं स्पेशलिटी के साथ अप्लाइड मैथ्स पढ़ा पाऊंगा जितनी स्पेशलिटी से मैं बीएससी एंड अकाउंट्स को आपको टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर पाऊंगा? डिफर आता है। ठीक है। इन बिजनेस वर्क कैन बी परफॉर्म मोर एफिशिएंटली विद डिवाइडेड स्पेशलाइज्ड टास्क। वर्क इफेक्टिवली हो जाएगा अगर हम उसको टास्क में स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग हम उसकी कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम उसको बांट देंगे। क्लियर हो रही बात? आगे आते क्या लिखा है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस। अथॉरिटी का मतलब है ऑर्डर, राइट है आपको ऑर्डर देने का। आपको अथॉरिटी, आप अपने नीचे वालों से काम करवा सकते हैं, आप उनको नीचे अपना काम बांट सकते हैं, आप उनके ऊपर चिल्ला भी सकते हैं, ये आपकी अथॉरिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है द कोरली ऑफ द अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंपल अगर हम इसका सिंपल लैंग्वेज में बोले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क। क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क। The two types of authority are official authority, which is the authority to command, and personal authority, which is the authority of the individual manager. Manager authority दो टाइप की होती है। पहली होती है ऑफिशियल अथॉरिटी टू कमांड, किसी को ऑर्डर देना। दूसरी होती है पर्सनल अथॉरिटी, जो उसको इंडिविजुअल मैनेजर को अथॉरिटी दी गई है। दोनों में फर्क है, ध्यान रखिएगा। अथॉरिटी दोनों होती है, फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। मैनेजर्स रिक्वायर अथॉरिटी कमेंसुरेट विद देयर रिस्पांसिबिलिटी। कमेंसुरेट का मतलब होता है कि हैंड इन हैंड, दोनों साथ ही साथ चलने चाहिए, अथॉरिटी भी और रिस्पांसिबिलिटी भी। अगर अथॉरिटी ज्यादा दे दी जाएगी तो वो हो सकता है उसका वो मिस यूज कर ले, और अगर अथॉरिटी कम दी गई तो बेटा वो टाइम पे काम नहीं कर पाएगा। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। There should be a balance between authority and responsibility, and organization should safeguard against abuse of managerial power. कोई भी सेफगार्ड करके रखना है, कोई भी अपनी मैनेजरियल पावर्स का मिसयूज ना कर पाए। एट द सेम टाइम a manager should have necessary authority to carry out his responsibility. अगर आप उसको ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क दे रहे हैं, अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं काम करने की, तो आपको उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। क्लियर हो रही है बात? बात समझ में आई? अथॉरिटी का मतलब है राइट टू गिव ऑर्डर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क। और आपको दोनों चीजें हैंड टू हैंड चलनी चाहिए। अगर अथॉरिटी ज्यादा दे दी गई तो वो मिस यूज कर सकता है, अगर अथॉरिटी कम दी गई तो आपका काम टाइम पे नहीं होगा। बस आपको पूरे प्रिंसिपल में इतना ही लिखकर आना है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन की बात आती है भाई। अब आपको ये लगा होगा डिसिप्लिन, ये तो स्कूल वाला डिसिप्लिन है कि लोगों को अपनी हद में रह के काम करना चाहिए। वो तो बात सही है, लोगों को हद में ही रह के काम करना चाहिए, वो तो मैं भी मना नहीं कर रहा। लेकिन फ्योर भैया ने ये कहा है डिसिप्लिन का मतलब है अपनी बातों पे खरा उतरना। अगर आपको काम दिया गया है तो आपको वो काम करना ही करना है, वो भी टाइम पे। और अगर आपने किसी को लालच दिया है कि आप ये काम कर दीजिए, आपको मैं 1000 रुपए का बोनस दूंगा, तो ये भी आपका डिसिप्लिन ही कहलाएगा। लोग कंफ्यूज होते हैं ये कौन सा प्रिंसिपल है। अगर वो अपनी बात को पूरा कर रहा है तो भाई वो प्रिंसिपल है डिसिप्लिन का। क्लियर हो रही है बात? और अगर मैं बात करूं डिसिप्लिन, प्योर भैया ने ये भी कहा है डिसिप्लिन में कि लोगों को, अगर लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं तो भले ही वो लोअर लेवल का आदमी हो, भले ही वो अपर लेवल का आदमी हो, टॉप लेवल का आदमी हो, दोनों को पनिशमेंट और पेनल्टी सेम ही लगनी चाहिए, उस पे कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात?
आइए पढ़ते क्या लिखा है। डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, आपको रूल्स को तो फॉलो करना ही करना है, एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को भी फॉलो करना है, विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू फ्योल भैया, डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर एट ऑल द लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स, अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है तो एकदम क्लियर, एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, जुडिशियस एप्लीकेशन, भले टॉप लेवल का आदमी हो, भले वो मिडिल का हो, भले वो लोअर का हो, सबके साथ सेम ही सलूक होना चाहिए, उन पे कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? आइए आगे बढ़ते क्या लिखा है। यूनिटी ऑफ कमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। आप घर से बाहर निकल रहे थे, मम्मी ने कहा ये काम कर देना, पापा ने कहा वहां से ये काम कर देना, बड़े भैया ने कहा वो काम कर देना, भाभी ने कहा वो काम कर देना। अब चार लोग, चारों का अलग अलग काम। अब भैया अगम भैया तो कंफ्यूज हो गए कि काम करें तो करें किसका, मम्मी का किया तो पापा भैया सब बुरा मान जाएंगे, पापा का किया तो मम्मी भैया, भैया का कर लेंगे तो पापा मम्मी कहेंगे उसकी सुनता है, तो भाई अगम करे तो करे क्या। अब अगम हो गया कंफ्यूज, अब वो किसी का काम टाइम पे नहीं कर पा रहा, सबके सब गुस्सा है, अब करे तो करे क्या। तो इसीलिए फ्योर भैया ने कहा है कि अगर एक बंदे के ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए, ताकि उसको एक ही बंदे से ऑर्डर मिलने चाहिए। अगर उसको दो से या एक से या ज्यादा से ऑर्डर मिलेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो आपका काम सही से नहीं कर पाएगा। क्लियर हो रही बात? According to Fuel भैया, there should be one and only one boss for every individual employee. If an employee gets order from the two superiors at the same time, the principle of unity of command is violated. The principle of unity of command says that each participant in the former organization should receive orders from and be responsible to only one superior. एक ही से उसको ऑर्डर मिलने चाहिए और वो अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल भी वो उसी को ही होगा। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट? फ्योर भैया ने देखो कितनी सही बातें बोली है, बात तो सही कही है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब है भैया, आप लोग जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं सबको एक ही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। सब लोग अपने अपने डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे। अगर सब लोग अपने अपने डायरेक्शन में काम करेंगे तो सब अपने ही वे पे चलते रहेगा और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो धरा का धरा ही रह जाएगा। So there should be one goal of the organization, और सारे एम्प्लॉइज को उसी गोल को अचीव करने के लिए ही आपको काम करना है। क्लियर हो रही बात? All the units of the organization should be moving towards the same objectives to coordinated and focus efforts. Each group of activities having the same objective must have one head and one plan. There एक ही head होना चाहिए और एक ही plan होना चाहिए. This ensures unity of action and the coordination. बात क्लियर हो रही है? कोई डाउट? सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भैया बोले क्या है कोई और प्योर भैया ने, प्योर भैया ने कहा है अगर जैसे मैं ऑफिस में कोई काम होना था, सपोज ऑफिस में स्टील का काम होना था। अब मैंने कहा स्टील का काम होना है, मेरे बड़े वाले भाई जो हैं वो स्टील का ही काम करते हैं, तो ऐसा करते हैं स्टील उनसे मंगवा लेते हैं। अब मेरे को पता है वो 5 रुपए महंगी स्टील दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट देख रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट होगा। ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होना है, होने 2 घंटा, किसी को फर्क पड़ेगा नहीं। ये आप गलत है, समझ में आ रही है? ये बात आपकी गलत है। गलत इन द सेंस ऐसे है कि आपको अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं देखना है, पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखना है। आप अपने इंटरेस्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान में नहीं डाल सकते, प्योर भैया कह रहे हैं। समझ में आ रही है? तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट शुड प्रीवेल द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, फिर आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। The interest of an organization should take priority over the interest of an individual employee, according to the Fuel. Every work has some individual interest for working in a company. The company has to accept its own objectives. समझ में आ रही है बात? कोई डाउट? कोई डाउट है बेटा? चलिए 7th कर लेते हैं, फिर मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम दूंगा जिससे आप रिवाइज कर पाए। अब भैया प्योर भैया कह रहे हैं रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। भैया लोगों को जो आपके वहां काम करे उनको पैसा कितना दें? भाई सोचने वाली बात तो है, पैसा कितना दें? अब आप बताइए पैसा कितना देना चाहिए? आप बताइए पैसा कितना दें?
The overall pay and the compensation should be fair to both employees and the organization. ऐसा देना चाहिए जिसमें ना ही एम्प्लॉय को कोई लगे और ना ही ऑर्गेनाइजेशन को कुछ लगे, दोनों खुशी खुशी पैसा दे भी और खुशी खुशी पैसा ले भी। The employee should be paid fair wages which should give them at least a reasonable standard of living. इतना पैसा दो ताकि उसकी जो सर्वाइवल नीड्स हैं वो तो पूरी हो सके, ताकि वो अपनी सुकून की थोड़ी सी जिंदगी तो जी सके। At the same time, it should be with the paying capacity of the company. अब भैया पेइंग कैपेसिटी भी तो उतनी होनी चाहिए। अब आप किसी प्रोफेशनल को रख रहे हैं, अगर सीए या सीएस के प्रोफेशनल को, वो कह रहा है मैं महीने का 1.5 लाख रुपए लूंगा, तो 1.5 लाख तो वो ले रहा है। पहले आप अपनी तो देखिए, आपकी पॉकेट उतना जवाब दे भी पा रही है, आप उसको 1.5 लाख दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इन अदर वर्ड्स, एमएलए शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, जस्ट एंड इक्विटेबल होनी चाहिए। उसके काम के अकॉर्डिंग पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने उसको सुबह 10 से 5 आप उससे वो काम करवा रहे हैं और आखिरी में उसको 100 रुपए बता दे रहे हैं, तो ये गलत है। समझ में आ रही है बात? चलिए मैं 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से फटाफट 7 प्रिंसिपल्स की रीडिंग कर लीजिए, जल्दी फटाफट। चलिए, हो गया। अब आते हैं एट्थ अपने एट्थ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फिरोज भैया ने कहा है अपनी पूरी पावर या तो आप अपने हाथ में रखें या अपने नीचे वाले को डेलीगेट कर दें। अगर पूरी पावर टॉप लेवल के हाथ में रहती है तो उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, और अगर आप अपनी पावर नीचे वाले को देते हैं तो उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर हो रही बात? द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, अगर किसके पास अथॉरिटी है एकदम बिल्कुल टॉप लेवल के पास है तो वो है सेंट्रलाइजेशन। वेयर एज इट डिस्पर्सन अमंग मोर देन वन पर्सन, अगर आप उसको डिस्पर्स कर देते हैं अपने नीचे वालों के साथ तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू फ्योल भैया, there is a need to balance subordinate involvement to decentralization with managers' retention of final authority through centralization. फ्योल भैया ने क्या है कि एक बैलेंस होना चाहिए सबऑर्डिनेट की इन्वॉल्वमेंट का विद मैनेजर के साथ। वो कह रहे हैं अपना काम नीचे वाले को डेलीगेट तो करिए, लेकिन लिमिट अथॉरिटी के साथ करिए। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर अपने टॉप लेवल के हाथ में ही होनी चाहिए। जब टॉप लेवल काम करवाता है तो वो बस इतना कहता है आप ये रिपोर्ट बना के लाइए। आपका काम है, नीचे वालों का काम है रिपोर्ट को बनाना। फाइनलाइज करना किसका काम होता है? टॉप लेवल वाले का। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं नरेंद्र मोदी जी अपने प्राइम मिनिस्टर का, तो वो अपना काम नीचे वाले को डेलीगेट तो करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? मोदी जी के पास। मोदी जी के पास। तो उन्होंने अपने काम को डिसेंट्रलाइज भी कर रखा है और सेंट्रलाइज भी कर रखा है।
तो वो कह रहे हैं दोनों के बीच का बैलेंस होना चाहिए, ना ही आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज करिए, ना ही अपने पूरे को ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज करिए। क्लियर हो गई बात? आइए अब आगे आता है स्केलर चेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलर चेन, अब मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर आपको बीएससी के सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है तो आप सबसे पहले अपने बिजनेस स्टडीज के टीचर, सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस करेंगे। अगर सब्जेक्ट टीचर आपको कोई हेल्प नहीं करता फिर आप अपने क्लास टीचर को बोलेंगे। अगर क्लास टीचर भी हेल्प नहीं करता फिर आप अपने कोऑर्डिनेटर को बोलेंगे। कोऑर्डिनेटर भी हेल्प नहीं करेगा फिर आप अपने वाइस प्रिंसिपल के पास जाएंगे। वाइस प्रिंसिपल भी अगर नहीं करेगा फिर आप प्रिंसिपल के पास जाएंगे। और अगर प्रिंसिपल भी नहीं सुनेगा तो मैनेजमेंट के पास जाएंगे। ये एक हो गई पूरी स्केलर चेन, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, पूरी स्केलर चेन। लेकिन फ्योर भैया ने एक और बात कही है, आपका अगर परसों पेपर है बीएससी का और आपके टीचर ने कुछ नहीं पढ़ाया है तो आप सारी चेन को ब्रेक करके सीधे आप प्रिंसिपल के पास पहुंच जाइए। सीधे आप कहां पहुंच जाइए? प्रिंसिपल के पास। कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल सुनेगा आपकी बात। इसको हम कहते हैं गैंग प्लान। क्या कहते हैं इसको? गैंग प्लान। आइए पढ़ते क्या लिखा है। An organization consists of superior and subordinate. Superiors भी होते हैं, subordinates भी होते हैं। Formal lines of authority from highest to lowest rank are known as scalar chain. Highest to lowest चलती है उसको हम क्या कहते हैं? Scalar chain. According to Fior, organization should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by the managers and the subordinates. फ्योर भैया कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग सारे लोग काम करें। डायरेक्टली किसी के पास नहीं जाना है, आपके पास पूरा एक सिनेरियो होना चाहिए कि आप पहले कंप्लेन किसके पास करेंगे। अब लेट अस कंसीडर सिचुएशन वेयर देयर इज वन हेड ए हु हैज टू लाइंस ऑफ अथॉरिटी अंडर हिम। देखिए अब बनाता हूं मैं। देखिए जैसे यहाँ पे ए है, अब इसके नीचे एक लोग आ रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। Two lines of authority, one line consists of B, C, D, E, F. B, C, D, E और इसके नीचे है F. Another line of authority is L, M, N, O, P. L, M, N, O और यहाँ पे आ गया P. If E has to communicate with O, अब E को O से communicate करना है तो क्या होगा भाई? अब इस E भैया को O से बातें करनी है। Who is at the same level of authority? ये दोनों सेम लेवल पे हैं। Then she has to transfer the route. कैसे बात करेगा? पहले E D को बताएगा, D C को बताएगा, C B को बताएगा, A को बताएगा, A आगे जाके L को बताएगा, फिर M को बताएगा, फिर N को बताएगा, फिर जाके बात पहुंचेगी O तक। क्लियर हो गई बात? एक सेकेंड वेट करिएगा। ट्रांसफर द रूट ए डी सी बी ए एल एम एन ओ। एक बताएगा बी को, बी बताएगा, ऐसे पूरी एक लाइन चलेगी। दिस इज यूज द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन बीइंग फॉलोड इन दिस सिचुएशन। ये पूरी स्केलर चेन फॉलो हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए जाने के लिए। ठीक है? अकॉर्डिंग टू फ्योर दिस चेन शुड नॉट बी वायलेटेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फ्योर भैया वैसे तो कह रहे हैं कि इस चेन को आपको तोड़ना नहीं चाहिए। However, if there is an emergency, अगर कोई इमरजेंसी है, E can directly contact O through Gangplank. E डायरेक्टली किससे बात कर सकता है? O से O किसके थ्रू कर सकता है? Gangplank, जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको बताया। This is a shorter route and has been provided so that communication is not delayed. अगर बहुत ही इमरजेंसी है, कम्युनिकेशन आपकी डिले नहीं होना चाहते हैं, तो E डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं O से। In practice, you find that the worker cannot directly contact CEO of the company. If at all he she has to, then all the formal levels, foreman इस सबको आपको फॉलो करना है, तभी आप सीईओ के पास जा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा। ऑर्डर। ऑर्डर क्या कह रहा है? अब ऑर्डर का सिंपल, मम्मी कहती हैं आपको कोई भी जगह, आपको अपना सामान कहीं भी जगह पे मिलता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? कि आप अपनी चीजों को संभाल के रखते ही नहीं है। किसी की कोई भी प्रॉपर प्लेस है ही नहीं। आई स्कूटी की चाबी इधर फेंकी, आई कार की चाबी उधर फेंकी, आए स्कूल का बैग इधर फेंका, फिर जब सुबह जाना है तो स्कूल की कॉपी नहीं मिल रही है। तो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू फ्योर पीपल एंड मटीरियल मस्ट बी इन अ सुटेबल प्लेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी। हर एक जगह की, भले वो पीपल ही क्यों ना हो, भले वो मटीरियल ही क्यों ना हो, सबकी एक अप्रोप्रिएट प्लेस होनी चाहिए, तभी आपका काम सही से हो पाएगा, एफिशिएंसी से साथ हो पाएगा।
The principle of order states that a place for everything, everyone and everyone in his or her place. सबको अपनी जगह पता होनी चाहिए। अगर अब जैसे मेरी एब्सेंस में अगर मेरी कोचिंग चल रही है और अगर मार्कर मेरे को नहीं पता है कहाँ रखा है दूसरे टीचर को, तो क्या फायदा? कम से कम जब वो अगर मेरी एब्सेंस में अगर कोई चीज कोई बुक ढूंढनी है या कोई भी चीज ढूंढनी है तो उनको अपनी प्लेस में मिलनी तो चाहिए। Essentially, it means orderliness. If there's a fixed place for everything and it is present there, then there will be no hindrance in the activities of the business or factory. अगर सही तरीके से काम हो रहा है तो कोई भी चीज आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गई बात? आगे देखते क्या लिखा है। इक्विटी, by there should be no discrimination on the basis of caste, creed, religion or sex. All are equal. There should be no nepotism. There should be no favoritism. There should be no partiality among the employees. क्लियर हो गई बात? बहुत ज्यादा कुछ बोल गया मैं। गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू एंश्योर फेयरनेस टू ऑल द एम्प्लॉइज who should be treated as fairly as possible according to Fyol Bhaiya. This principle emphasizes kindliness and justice in the behavior of manager towards workers. This will ensure loyalty and devotion. Fyol does not rule out use of force sometimes. Rather, he says that lazy personnel should be dealt with sternly to send the message that everyone is equal in the eyes of the मैनेजमेंट। इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई वेला बैठा है तो आप उसको वेला बैठने से आप उसके ऊपर चिल्लाएं नहीं, ऐसा भी नहीं कहा है उन्होंने। There should be no discrimination against anyone on account of sex, religion, language, caste, belief or nationality. क्लियर हो गई बात? अब आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल कहता है आपसे कि भाई उसको कुछ तो जॉब सिक्योरिटी दे दो। आज आप उसके हाथ पैर जोड़ रहे हो कि भाई हमको आपकी जरूरत है, आ जाओ। आपने उसका इंटरव्यू ले लिया, आपने उसको सब कुछ कर लिया, सैलरी डिस्कशन हो गया, आप कल कह रहे हैं आपकी हमको नीड नहीं है, आप कल से मत आइएगा। अरे ये कौन सी बात होती है? वो कोई खेल थोड़ी ना रहा है। क्लियर हो रही बात? एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज। एम्प्लॉय का टर्नओवर करना बार बार अच्छा नहीं होता। नए नए लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में बुलाना बार बार अच्छा नहीं होता। आपको एम्प्लॉयज को रिटेन करना आना चाहिए। टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू फ्योल भैया, पर्सनल शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिगरस प्रोसीजर। आप पूरा प्रोसीजर के साथ आप उसको रखिए। अगर जल्दबाजी में नहीं, अगर आप पूरा प्रोसीजर के साथ रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप जल्दबाजी में रखेंगे तो बाद में दिक्कत आप ही को होगी। क्लियर हो गई बात? आप इनिशिएटिव लेते हैं। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि अगर कोई मिडिल लेवल वाला या लोअर लेवल वाला अगर टॉप लेवल को कोई सजेशन दे रहा है तो टॉप लेवल वाले को सुननी चाहिए। टॉप लेवल वाला ये नहीं कहेगा आप अच्छा नीचे होके हमको बताएंगे कैसे काम करना है, ये आपका गलत है। आपको टॉप लेवल वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। Workers should be encouraged to develop and carry out their plans for the improvements according to Fjord. Initiative means taking the first step with self motivation. अगर आप उनकी सुनेंगे तो वो सेल्फ मोटिवेट होंगे कि हाँ बाबूजी हमारी भी बात सुनते हैं। It is thinking out and executing the plan. It is one of the traits of an intelligent person. Initiative should be encouraged. अगर वो इनिशिएटिव नहीं दोगे आप तो वो आप आएंगे, पैसा लेंगे, चले जाएंगे, उनको फर्क किसी से नहीं पड़ना। लेकिन अगर आप उनको प्यार से भी बात कर लेंगे या अगर आप उनकी हल्की सी भी बात सुन लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। भाई मैं आपको बताऊं, मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल वालों को पैसों से ज्यादा रिस्पेक्ट प्यारी होती है। समझ में आ रही बात? चल, स्पिरिट द कॉप्स। स्पिरिट द कॉप्स का मतलब है पीठ पीछे किसी की बुराई मत करिए, सबके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करिए, तो ना वो आपकी बुराई करेगा ना हम आपकी बुराई करेंगे। और कभी भी मैनेजमेंट को ये नहीं कहना चाहिए मैंने किया मैंने किया मैंने किया, नहीं, आपको कहना है हमने किया। क्या किया? हमने किया। इसका मतलब आई वर्ड शुड बी रिप्लेस विद वी। हमने किया है, मैंने नहीं किया। अगर आपका रिजल्ट आएगा तो सिर्फ ये मेरी मेहनत नहीं होगी, हमारी मेहनत होगी। अगर मैंने 20% दिया है तो भाई आपने 80% दिया है। समझ में आ रही है? तो अगर आप स्कोर करेंगे अच्छा मार्क्स तो मेरी मेहनत तो कम है, आपकी मेहनत ज्यादा है, लेकिन तब भी आपको वैल्यूज करना चाहिए हमने मिलके किया। Management should promote a team spirit of unity, harmony among the employees. Management should promote teamwork, especially in a large organization, because otherwise objectives would be difficult to realize. It will also result in a loss of coordination. Our manager should replace I with we in all his conversation with the workers to foster the team spirit. क्लियर हो गई बात? कोई डाउट? तो यहाँ पे हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट खत्म होते हैं
उम्मीद है पूरा डिटेल में आपको ये समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आपको इसी से ही आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज मिलेगा, उसको आप लोग फॉलो ज़रूर करिएगा। ठीक है? और अपने फ्रेंड्स को बताइएगा जिसको आगे से फ्लोर के प्रिंसिपल्स में दिक्कत नहीं आए और उसके भी 4 से 6 मार्क्स पक्के हो जाएँ। थैंक यू सो मच।